हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आप कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय रसायन विज्ञान और पार्ट 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। और इस चैप्टर में जो पहला पार्ट था वीडियो का, उस पार्ट में आपने जल का आणविक गुणनफल से पहले के टॉपिक सब पढ़ लेते। अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल के गुण, क्षार के गुण और लवण के प्रकार, फिर लवण हमने 6 प्रकार के लवण बताए भी थे। उनके बाद हमने हल्का सा टॉपिक आपको पीएच वैल्यू का भी पढ़ाया था, ठीक है। और हम पीएच वैल्यू के साथ साथ हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच पैमाने की बात यहाँ पर करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जल के आणविक गुणनफल की। बच्चों, जल आप जानते हैं, जो जल का अणुसूत्र होता है वो H2O होता है, और जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह H कैटायन में और OH एनायन में टूट जाता है। तो जल के आणविक गुणनफल की बात हमारी जो तात्पर्य रहेगा वो तात्पर्य ये रहेगा कि जब जल के अंदर जो धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने विपरीत आयनों में टूटता है, और ये आयन हमारे पास कौन कौन से H कैटायन और OH एनायंस होते हैं। OH एनायंस को हम जो है हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। और 1 लीटर जल के अंदर इन आयनों के रूप में जो व्यवस्था लिखी जाती है, आयनों के रूप में, वह जल का आणविक गुणनफल कहलाता है। और जल का आणविक गुणनफल KW से शो करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाटर। यहाँ आयनिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 1 लीटर जल में कितने H कैटायन हैं और कितने OH एनायंस हैं, इन संख्याओं के लिए जो है हम जल के आणविक गुणनफल का प्रयोग करते हैं। और जब हम बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आणविक गुणनफल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह 1.0 गुणा 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होती है। ओके, अब मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर जल में जो है जितने मोल घुले हैं उन मोलों में हर बार H कैटायन और OH एनायन का जो वियोजन हुआ है जल के अणु द्वारा, वह 1.0 गुणा 10⁻14 इसमें आयन उपस्थित हैं। अब बात करते हैं जल के आणविक गुणनफल की बात। तो कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल में हमें बहुत वैल्यू देगा, और यदि हम बात करें तो शॉर्टकट में इसको हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमें यदि कहीं H कैटायन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, H कैटायन बराबर 10⁻⁻14 और OH एनायंस नीचे ले जाएंगे, इन संख्या को दे रखा हुआ न्यूमेरिकल में। या हमें कहीं OH आयंस निकालने होंगे तो हम जो है इस फॉर्मूले को बदल देंगे, OH एन ऊपर आ जाएगा, H एन एन नीचे आ जाएगा, और इन वैल्यूज़ के आधार पर हम जो है एक न्यूमेरिकल हमारा 1 नंबर का 2 नंबर का आ जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट की। थोड़ा सा बढ़ाने की क्या इम्प्रूवमेंट हमारा ये है कि जल का आणविक गुणनफल तो हमने पढ़ लिया, किंतु एक बात याद रखनी है कि शुद्ध जल की बात यदि आ जाए तो क्या होगा। तो शुद्ध जल में बच्चों, मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, शुद्ध जल में H कैटायन और OH एनायनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। जब H कैटायंस और OH एनायंस की संख्या बराबर हो जाएगी तो जितने ये आयंस हैं 10⁻14 ये हाफ हो जाएंगे, मतलब 10⁻7 और 10⁻7 हो जाएंगे। अब कैसे होंगे इसको हम देखो आपको बताते हैं। शुद्ध जल के लिए H कैटायन बराबर OH एनायंस हो जाएंगे। तो हमने जो है, हम जानते हैं KW बराबर H कैटायंस होता है, और H कैटायन और OH एनायंस का मल्टीप्लाई आपकी 1.0 गुणा 10⁻14 भी होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमने जो है इस वैल्यू को न्यूमेरिकल के रूप में इस प्रकार से भी लिखना सिखाया था अभी। और हमने अभी क्या कहा आपसे कि H कैटायन OH कैटायन शुद्ध जल में बराबर होते हैं, तो हमने H कैटायन के रूप में यहाँ लिख लिया, OH को भी हमने H कैटायन के रूप में लिख लिया। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चाहें तो इस स्क्वायर के साथ साथ इस 10⁻14 को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। 7 2 जा 14, 7 में 14, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, और H कैटायन की वैल्यू आपकी 10⁻7 आ जाएगी।
एक बात ये आई, किंतु हमें पता है कि H कैटायन और OH एनायंस बराबर हैं, तो इसी प्रकार से OH एनायंस की संख्या भी इतनी ही हो जाएगी जितनी H कैटायंस की है। तो आपने शुद्ध जल के लिए H कैटायंस और OH एनायंस की संख्या जो है वह बराबर प्रूवमेंट कर ली है। इस तर्क का हमें कुछ देर बाद भी जरूरत पड़ने वाली है, और कहाँ पढ़ने वाली है? pH पैमाने पर पढ़ने वाली है। इसलिए इस टॉपिक को भी हम यहीं पर रोक लेते हैं। फिर अगली बात करते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात यदि करें तो किसी विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित H कैटायंस अर्थात हाइड्रोजन आयन कितने घुले हैं, उन मोलों की संख्या की बात करेंगे तो हम वहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात करते हैं। और इस हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इस गणना को बहुत हल्के और सटीक रूप से ज्ञात करने का एक पैमाना दिया था। उस पैमाने को हम pH पैमाना या pH स्केल के नाम जानते हैं। और उन्होंने इस पैमाने को किस प्रकार से परिभाषित किया था वो देखिए। pH बराबर माइनस log H कैटायन। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित H कैटायनों की संख्या जो होती है वह हाइड्रोजन आयन के लघुगुणक के ऋणात्मक के बराबर होती है। यदि हम इसको और इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो हम इसको ये पावर पीछे ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। और आप जानते हैं जब ये पावर माइनस की हो जाएगी तो हम इसको 1/में प्लस की संख्या ला सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन सकता है। इससे भी शॉर्टकट एक फॉर्मूला और बन सकता है। यदि हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लिए तो H कैटायन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ pH। ये फॉर्मूले हमें आवश्यक हैं, जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए आप इन दोनों फॉर्मूलों को सबसे ज़्यादा याद करें, pH वैल्यू के रूप में और H कैटायंस के रूप में pH का मान। यहाँ पर pH वैल्यू जो है वह H कैटायंस के रूप में है, लघुगुणक के ऋणात्मक रूप में, और जो है यहाँ H कैटायंस है अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रण है वह 10⁻⁻ pH के रूप में है अर्थात pH वैल्यू के रूप में है। जैसा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के अनुसार हम इस समीकरण का प्रयोग करने वाले हैं। और एक टॉपिक हमने ये रोका, अब इन दोनों का भी संबंध हमें कहीं और पढ़ने को मिलने वाला है, और वह पढ़ने वाला कहाँ पर हमें pH स्केल पर। तो pH पैमाने तो हमारा शॉर्टकट में ये हो गया, पर इसको विस्तारित रूप से हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे बताएंगे कि कौन सा पदार्थ किस pH वैल्यू का है। तो उसके लिए क्या करा, एक हम आपको एक पैमाना बता रहे हैं। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक पैमाना बनाया था और पैमाने पर उसने 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं ली और उनको बिलियनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार से वर्णित कर दिया कि जितने भी बिलियन होते हैं उन बिलियनों की सभी क्षारीय और अम्लीय प्रकृति को दर्शाया जा सकता है। यदि कोई अम्ल है तो भी, क्षार है तो भी, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल दूध और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार हैं या उदासीन हैं, तो उन सभी को इससे बड़े आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। तो बात करते हैं हम यहाँ की इस पैमाने की बनाने की। तो देखिए हम पैमाने स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर बन लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका जो है बहुत काम की वैल्यू है ये 7। अभी आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है यहाँ पर। फिर 8 ले लेंगे, 9, 10, 11 और ये 12, ये 13 और ये 14। 7 जो वैल्यू है वह आपकी उदासीनता को दर्शाती है अर्थात उदासीन वैल्यू यहाँ पर दिखाई जाएगी। ठीक, या आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, उदासीन को आप थोड़ा सा आड़ा कर ले देते हैं। उदासीन, ये उदासीन पदार्थों के लिए है। और जो हम 0 से 7 तक या 7 से 0 तक पीछे जाते हैं,
ये अम्ल प्रकृति को दर्शाता है, ये अम्लीय शक्ति को दर्शाता है। अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम कहा गया यहाँ पर। और यदि हम 7 से 14 तक आगे बढ़ते हैं तो ये क्षारीय शक्ति का बढ़ता क्रम है। अब बात करते हैं प्रबल की बात, तो प्रबल जो है 0 से लगभग 2 के आसपास के जो है प्रबल अम्ल होते हैं। और 2 से आगे आप 6-7 के आसपास तक दुर्बल की बात करेंगे, अम्ल की बात करेंगे। और यहां तक की बात करते हैं तो ये आपके प्रबल क्षार की बात करेंगे यहां पर। और ये बात करेंगे यहां से हम 7 से लगभग 12 के आसपास तक, तो ये दुर्बल क्षार की बात करेंगे। अब अम्लीय शक्ति, क्षारीय शक्ति, उदासीनता या उदासीन, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, इस पैमाने से सोरेनसन ने बहुत सटीक तरीके से वर्णन किया। अब बात चलती है कि इससे आगे की बात करी जाए तो इस पीएच का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कहाँ कहाँ इसकी हमारे जीवन में वैल्यू है, तो उसकी बात करते हैं। तो थोड़ी सी बात यदि की जाए तो यदि हम अपने भोजन खाने के संबंध में, हम भोजन खाते हैं उसको हम पचाते हैं, और पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में भी इस पीएच का बहुत हमारे महत्व है। और क्या महत्व है देखेंगे, सुनिए ध्यान से। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन लार में मिक्स होकर के छोटे टुकड़ों में बट करके हमारे मुख से प्रवेश होता हुआ, ग्रासनली से प्रवेश होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में एक HCl नामक अम्ल उत्पन्न होता रहता है और यह भोजन को जल्दी गलाने में और जल्दी पचाने में हमारा सहायता करता है। अब इसकी वैल्यू जो होती है लगभग वो 1.2 के आसपास होती है। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो हमें अपच की शिकायत होने लगती है, हमें खट्टी डकार आने की शिकायत होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब भोजन ज़्यादा खाया जाता है तो आमाशय के अंदर से यह HCl आवश्यकता से ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वह भोजन को पचाने के लिए ज़रूरत होती है। अब इस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर खट्टी खट्टी डकारें या अपच की स्थिति, पेट में दर्द, जलन, शिकायत होने लगती है। अब इस स्थिति को शांत करने के लिए एंटासिड्स अर्थात अम्ल की क्षमता को समाप्त या कम करने वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इनो को नाम जानते होंगे, जैसे आप खाने के सोडे का नाम जानते होंगे, ये हम प्रयोग करते हैं। और इनसे बने कुछ पदार्थ हैं, जैसे इनो बनता है, इनो के अंदर भी पदार्थ होता है जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और यदि खाने सोडे की बात करें तो आपको इसका प्रयोग पता ही है, ये जो है अम्ल को शांत करने का काम आता है, हमने पहले पढ़ा भी दिया है। तो ये अम्ल और क्षार संबंध होकर के या मिल करके लवण और जल बना लेते हैं और पेट में शांति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पेट में जलन को शांत महसूस हो जाता है, जलन हमारी खत्म हो जाती है पेट की। अब इस स्थिति में हमें जो है थोड़ा रेस्ट अनुभव होता है। अब बात करते हैं कहें कि पाचन तंत्र में फिर जो ये प्रक्रिया हुई उसका फिर क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो हमारा अतिरिक्त अम्ल था वह ठोस लवण और जल के साथ हमारे शरीर से परित्यक्त रूप में निकल जाता है। एक आती है बात आपके दंत क्षय के में। दंत क्षय क्या है भाई? जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन में तो सलाइवा मिलता है, हमारी लार मिलती है, लार के अंदर हल्का सा अम्लीय रूप होता है। यह फिर हमारे दांतों में जो भोजन फंसता है, उन भोजन के फंसने के साथ साथ इस अम्लीय प्रवृत्ति के साथ साथ जो हमारे दांतों का इनामेल होता है या ऊपरी जो सफ़ेद परत होती है,
जिसे कैल्शियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला आप जानते हैं CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। तो कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो हम क्या करते हैं, आलस की वजह से कभी कभी करते हैं दांत साफ नहीं करते हैं, और जो भोजन टुकड़ा होता है वह दांतों की कैविटी जो जगह होती है, गैप होता है, उनमें फंस जाता है और लार हमारे मुंह में वैसे ही उपस्थित रहती है। वह उसको और निम्नीकरण अर्थात सरल अणुओं में तोड़ना प्रारंभ कर देती है, अम्ल प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमारे इनामेल अर्थात कैल्शियम फास्फेट का जो ऊपर बलकुट है वह गिलना प्रारंभ हो जाता है और उसमें गड्ढा प्रारंभ हो जाता है, इसको बोलते हैं कैविटी। और जब धीरे धीरे जब अम्ल की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है तो ये कैल्शियम फास्फेट की परत भी तेजी से गलना प्रारंभ स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये प्रारंभ हो जाती है तो हमारे जो अंदर दांतों के अंदर की परतें होती हैं वे भी गलना प्रारंभ हो जाती हैं। धीरे धीरे ये हमारे दांत के नसों तक पहुंच जाती हैं और हमें खाते समय या कोई पानी पीते समय बहुत तेजी से झंझनाहट की आवाज़ या फिर हमें बहुत तेजी से दुख महसूस होता है दांतों में। तो इस किस कारण हुआ, इस पीएच के कारण हुआ, अर्थात हाइड्रो आयन सांद्रण की उपस्थिति हमारे मुंह में बढ़ती चली जा रही है, अम्ल के रूप के दिशा में बढ़ती ले जा रही है। ज्यों ज्यों अम्ल की दिशा में ये हमारे मुंह के अंदर लार से भीगा हुआ भोजन इटका रहेगा, दांतों में फंसा रहेगा, पीएच वैल्यू गिरती चली जाएगी, अर्थात ये कम होती चली जाएगी। जब कम हो जाएगी तो ये प्रबल अम्ल के रूप में धारण कर लेगी, और जब प्रबल अम्ल के रूप में धारण कर लेगी तो दांत बिल्कुल सड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। इस स्थिति में क्या करते हैं, फिर हम इस अम्ल को रोकने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। और क्षार क्या होता है, हमारे मंजन जब हम करते हैं तो मंजन में क्षार पदार्थ होते हैं और ये क्षार पदार्थ इस अम्ल को मिलका करके फिर वही प्रक्रिया कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और हमारे दांत में क्या होता है, यह बदबू या सड़न रुक जाती है और हमारे दांत कुछ समय तक बिल्कुल सही रहते हैं। इसलिए सुबह शाम दांतों में मंजन करने के लिए कहा जाता है। तो दांत का जो क्षय होता है, नुकसान होता है या कैविटी होती है, वह इस पीएच वैल्यू के गिरने के साथ साथ ही होती है अम्लीय दिशा में। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे मुंह की वैल्यू लगभग कितने के आसपास होती है। हमारे मुंह के दांत, मुंह के अंदर दांत हैं, दांतों में अंदर सलाइवा होती है, सलाइवा से भीगा हुआ भोजन होता है, उसमें 5.5 तक की जो है हमारी जो है वैल्यू होती है। अब जैसे जैसे ये अम्लीय प्रवृत्ति में चलती जाती है नीचे को तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है अम्ल की, तो दांत खराब हो जाते हैं। और जब हम दांतों पर हम मंजन करते हैं तो ये वैल्यू 8.2 के आसपास आ जाती है, 7 से 8 के बीच में आ जाती है और हमारे दांत खराब होने से बच जाते हैं। तो आज मैंने आपको पीएच वैल्यू का कितना बड़ा लाभ आपको बताया, और भी बहुत से लाभ हैं प्रकृति में, हम उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल पहले बात करते हैं, सूचक की बात करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बता देता हूँ आपको। सूचक क्या होते हैं बच्चों? सूचक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में भी पाए जाते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। सूचक है क्या, पहले ये समझिए। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम में कुछ रंग और क्षारीय माध्यम में रंग कुछ और होते हैं, अर्थात अपने पीएच मान में परिवर्तन होने के साथ साथ उनका रंग परिवर्तित होता रहता है, और ऐसे पदार्थों को पीएच सूचक कहते हैं। अब जैसे हल्दी है, हल्दी भी एक सूचक है। लाल पत्ता गोभी है, उसका पत्ता भी क्या काम करता है, सूचक का काम करता है। मेहंदी है, ये भी सूचक का काम करती है। ये प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। और यदि हम करें प्राकृतिक सूचक के साथ साथ सर्वव्यापी सूचक की बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं मानव निर्मित सूचक की बात। जैसे मिथिल ऑरेंज होती है, ठीक है, और फिनाइलथीन होती है। सब एक होता है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक क्या होता है, एक से अधिक या दो से अधिक सूचकों से मिलाकर के जो सूचक तैयार होते हैं उसे सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। और सर्वव्यापी सूचक एक से अधिक प्रकार के बिलियनों की पीएच मान में परिवर्तन होने के साथ साथ 0 से लेकर 14 तक के अपने रंग परिवर्तित करते रहते हैं। अर्थात ये बहुआयामी बहुउपयोगी सूचक होते हैं, इसलिए इनका नाम सर्वव्यापी सूचक के नाम से जाना जाता है। ये विभिन्न प्रकार के बिलियनों की पीएच वैल्यू को तुरंत ही आइडेंटिफाई करने में उपयोग किए जाते हैं। एक कोलथाप नाम का सर्वव्यापी सूचक है जो कि 5 प्रकार के सूचकों से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया है। अब बात करते हैं जीवन में
हमारे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करते हैं और पीएच वैल्यू पर डिपेंड हैं और हमको पता भी नहीं होता, हम उनका अंधाधुंध सेवन करते रहते हैं। वो कितने घातक और कितने लाभदायक हमारे लिए हो सकते हैं, उसके लिए छोटा सा पैमाना आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट के अनुसार मैंने 0 से लेकर 14 के पीएच वैल्यू को दिखाया है। और सबसे पहले बात हम करते हैं, कहें कि नीचे से करते हैं अम्ल से, यह अम्ल ऊपर को क्षार की ओर चलते हैं। लिख रहा है उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। नीचे चलेंगे तो अम्लीय, ऊपर चलेंगे क्षारीय। तो बच्चों देखिए, एक जो 0 पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, तो HCl की बात करेंगे सबसे पहले। जो प्रबल अम्ल है तो वह 1 मोलर अम्ल की बात करेंगे HCl की, तो उसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, 0 होती है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। अब बात करते हैं अपने आमाशय की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे आमाशय का जो पीएच मान 1.2 होता है। तो वह यहाँ देखिए, हमने आमाशय के जो अंदर रस निकलता है वह बताने के लिए वह 1.2 लगभग होता है पीएच में। नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू होती है 2.5 होती है। और मृदु पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स या सिरका जो हम यूज करते हैं मुरब्बे के लिए, वो क्या होती है, वो लगभग 3 पीएच वैल्यू होती है इसकी। संतरे का रस होता है, उसका 3.5 पीएच वैल्यू होती है, लगभग 3.5 पीएच वैल्यू। टमाटर का रस में जो होती है वो 4.2 के आसपास पीएच वैल्यूज होती है। ब्लैक कॉफ़ी में 5 पीएच वैल्यू होती है। मानव लार की लगभग 6.2 के आसपास होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए। और शुद्ध जल की बात करते हैं। शुद्ध जल मैंने अभी बताया आपको, उदासीन होता है, 7 इसकी पीएच वैल्यू होती है। और ये टॉपिक मेरा यहाँ आकर जुड़ जाता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और मैंने प्रूवमेंट भी कर दी है कि H कैटायन और OH एनायंस की पीएच वैल्यू 7 है, अर्थात जितनी पावर इस पर लगी हुई है 10⁻7। यदि मैं इस 10⁻7 को उठा करके इस H कैटायन के बराबर में लिख दूं यहाँ पर, और पीएच का मान क्या हमारे पास, पीएच OH के सूत्र देता हूँ आपको मैं, पीएच कैटायन और POH एनायंस की जो वैल्यू होती है वो लगभग 14 होती है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद करने के लिए चाहिए। तो पीएच वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये यहाँ पर पीएच लिख रखा है, और पीएच हमारी जो है 7 के इक्वल हो जाएगी। किस फॉर्मूले से, मैंने जब कंपेयर वाले फॉर्मूले जो बताया था मैंने, कि एच कैटायन का मान कितना हमारे पास, क्यों भाई एच कैटायन का हमारे पास मान रखा 10⁻⁻7, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है 10⁻⁻PH। जब आप 10⁻7 और 10⁻PH रखेंगे तो कंपेयर कर देंगे पावरों को, -7 बराबर पीएच हो जाएगी, और माइनस माइनस कट जाएगा, पीएच हो जाएगी 7। अर्थात उदासीन जल की पीएच वैल्यू 7 होती है। चाहे हम यहाँ पर H कैटायन की बात कर लें, चाहे OH एनायन की बात कर लें, पीएच वैल्यू 7 होती है। प्रूवमेंट भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल में उपयोगी काम भी हो गया आपके लिए। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यूरिन की। जो हम प्रत्यक्ष रूप में यूरिन त्यागते हैं तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 से लेकर 7 तक होती है। अगली बात करते हैं मनुष्य के रक्त की बात करते हैं, ब्लड की, हमारे ह्यूमन ब्लड की, वो 7.4 पीएच वैल्यू उसकी होती है। बात करते हैं अंडे के सफेदी की, तो लगभग 7.8 के आसपास इसकी पीएच वैल्यू होती है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैं अभी एक पदार्थ बता रहा हूँ आपको, इसका फॉर्मूला जो होता है वह MgOH का होल ट्वाइस होता है। मैंने आपको पढ़ा था एंटासिड, अर्थात पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम इनो या खाने का सोडा वगैरह की प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारे पेट की अम्लता शांत हो जाती है। तो मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैं नाम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये MgOH पदार्थ है जो कि पेट की अम्लता को दूर करने वाली दवाइयों में या पदार्थों में मिलाया जाता है, और यह क्षार प्रवृत्ति का होता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, बाहरी एग्जाम में भी और घरेलू एग्जाम में मालूम कर लिया जाता है, याद कर लेना सही से। तो इसकी पीएच वैल्यू 10.2 के आसपास पीएच वैल्यू होती है। चूने का पानी लगभग 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.2 होती है, और चूने के पानी की 10.5 पीएच वैल्यू होती है। अब बात करते हैं समुद्री जल की, खारे पानी की। तो खारे पानी की जो पीएच वैल्यू होती है वह 8, 9, 10 के बीच तक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 8.2 मैंने नहीं लिखा तो 8.2 नहीं होती। जैसा प्रकार का जल जैसे नदियों से आता है, जैसे स्रोतों से आता है, उस प्रकार से उसकी पीएच वैल्यू बन जाती है। तो 8 से 10 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। बात करते हैं अमोनिया की, इसका फॉर्मूला NH3 होता है, 11.5 के लगभग इसकी पीएच वैल्यू होती है। और इसी वजह से हमारे जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस आदि ऊपर पहुंचती हैं, तो ये अम्लीय वर्षा में भी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है।
आगे करते हैं बात, कहें कि NaOH विलयन की, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन की बात करते हैं तो लगभग 13 pH वैल्यू इसकी होती है। अब बात करते हैं एक मोल रूप में NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रबल क्षार की बात करते हैं तो इसकी 14 होती है। मैंने आपको एक चीज दिखाई, 0 पर HCl है, 14 पर NaOH है, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार, सबसे घातक दोनों यही हैं। इसका भीगा हुआ पानी अर्थात जलीय विलयन दाहक सोडा के नाम जाना जाता है। यदि त्वचा पर पड़ जाए तो फफोला डाल देता है और शरीर की जो त्वचा होती है ब्लिस्टिंग हो जाती है, इसीलिए हम ब्लिस्टिंग सोडा भी नाम से भी इसको जानते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हाँ तो बच्चों एक बात और थोड़ी याद कर लेना, इसमें जो है कच्चे दूध की बात यदि बात करी जाए तो कच्चे दूध की वैल्यू लगभग 6.2 के आसपास होती है, ये 6 से 7 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में जो पहला न्यूमेरिकल रखा हमने, 1 बिलियन में OH एनायंस अर्थात हाइड्रोक्सिल सांद्रण 1 × 10 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे रखा है सोल्व ले लेते हैं। पहले जो OH एनायंस की वैल्यू है वो 1 × 10 है, या आप सीधी सी बात कर सकते हैं OH एनायंस बराबर 10। मैंने आपको एक सूत्र बताया था बहुत छोटा सा, PH कैटायन प्लस POH एनायंस की वैल्यू जो आपको कितनी रखनी है, 14 रखनी है। और इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर जब वैल्यू इसकी रखेंगे विदाउट पावर के रूप में लिखेंगे तो उसको शॉर्टकट में OH एनायंस को हम 10 भी ले सकते हैं। ठीक है नहीं, तो हम करेंगे यहाँ पर PH कैटायंस प्लस ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 14, PH कैटायंस 14 माइनस के 10 और PH कैटायंस जो आपके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 4। चूँकि pH वैल्यू, अब बात करते हैं कैटायन हो गई, हम इसको जर्नल रूप में इस प्रकार से ले सकते थे, H कैटायंस प्लस OH एनायंस बराबर 14। तो H कैटायंस निकालने में OH एनायंस की बात करेंगे सीधे से कितने होंगे हमारा 10 की घात 10 हैं, हम घात छोड़ करके डायरेक्ट ले सकते हैं। दूसरे का बताएंगे हमें इसका आपको 10 और 14, H कैटायन बराबर 14 माइनस के 10, H कैटायन आपको हो गया 4 सॉरी। और निकालें pH वैल्यू, तो pH वैल्यू के लिए हम जो जानते हैं H कैटायन बराबर 10⁻⁻ के pH। ठीक है नहीं, अब ऐसे ही जब हम कंपैरिजन करेंगे हम इसकी तो हम जो है pH वैल्यू से 4 शो करेंगे तो pH वैल्यू आपकी होगी 4 की हो गया अम्लीय, क्योंकि क्या है ये आपके पास कितने से कम है, ये 7 से कम है। देखिए अगली बार करते हैं एक दूसरे रूप में लिखने के लिए इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको OH वैल्यू रख लेते हैं। इसका सेकंड मेथड देख लेंगे। आप जानते हैं जल का आयनिक गुणनफल जो है H कैटायन बराबर OH एनायंस बराबर 1 × 10 की घात -14 होता है 1.0, तो आप 10 की घात -14 ले सकते हैं। और H कैटायन आपको निकालना है, OH एनायंस आपके पास जो है वो 1 × 10 की घात -10 है, मतलब 10 की घात -10 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और ये सिंपल तरीका आपको, ठीक है नहीं, H कैटायन आपको निकालना है तो 10⁻14 ये है ही, नीचे इसको ले आएंगे पावर को और ऊपर जाकर पावर कैसे हो जाएंगी, ये पावर माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। और आप जानते हैं जब समान आधार होता है तो घातें 16 हो जाएंगी, 14 माइनस की हैं 10 प्लस की हैं -4 आ जाएंगी। तो H कैटायन बराबर आपका 10⁻⁻4 हो गया। बट आप ये भी जानते हैं H कैटायन बराबर 10⁻⁻ pH वैल्यू भी होती है, तो H की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। H कैटायन की वो कितनी है आपके पास 10⁻⁻ pH होती है और 10⁻⁻4 पहले से ही है। अब समान आधार हैं, घातों की तुलना कर लेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ इक्वल बेस। तो 10⁻⁻ जो 10⁻⁻ pH है, माइनस pH बराबर ये 10⁻⁻4 है,
-4 आ जाएगी, पावर कट माइनस कट जाएगा, pH बराबर 4 आ जाएगा, तो pH वैल्यू आपका 4 आ गई। बिकॉज pH इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 7, इसलिए जो विलयन है वह क्या है, अम्लीय है। विलयन अम्लीय प्रकृति का है। एक प्रश्न आपका ये हुआ। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो H-कैटायन आपका 10⁻⁻⁹ के 9 दरखास्त में 1 बिलियन में H-कैटायन का सांद्रण इतना है और बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। बिलियन अम्लीय है क्षारीय बताना है। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, H-कैटायन बराबर आपका वैल्यू मैं बताई थी, ये होती है। तो H-कैटायन की जगह हम रख देंगे क्या, 10⁻⁻⁷ pH रख देंगे, फिर पावर को कंपेयर कर देंगे, सेम बेस है, पावर कंपेयर करके क्या हो जाएगी, -pH बराबर -9 आ जाएगा, माइनस कट जाएगा और pH बराबर 9 हो जाएगा। चूंकि pH इज ग्रेटर देन 7, इसीलिए विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और क्या, ओके, आपका ये आंसर क्लियर हो गया। अब आपने न्यूमेरिकल भी सीख लिए और इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है वो भी पढ़ लिए। अब शेष जो हैं कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो कि पीछे पढ़ाने पर मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूं, फिर भी मैंने एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करके आपको पीडीएफ के माध्यम में भेज दी है और ये नोट्स भी साथ में हैं। इसको ध्यान से आप तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके वीडियो को अधिक शेयर कीजिए।